हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रतिरक्षी अर्थात इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन प्रकार की संरचना होती है वो किस प्रकार से बनी हुई है और कैसे वो काम करती है, देखते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन अर्थात IG की संरचना। तो देखिए, इम्यूनोग्लोबिन जो होती है ये हमारे रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक प्रतिरक्षी प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षी प्रोटीन अर्थात ये बाहर से आए हुए एंटीजन से हमारी सुरक्षा करती है, अर्थात लड़ने का काम करती है। तो क्या है इसकी स्ट्रक्चर? पिछली वीडियो में हमने देखा कितने प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन कैसे काम करती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ वैक्सीन कैसे काम करती है इसको देखें, और उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होती है दोस्तों वो किस प्रकार बनी होती है, अर्थात उसकी स्ट्रक्चर क्या है। NCERT में हमारे यहाँ जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है उसका साफ दिया हुआ है, और वो न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि नीट एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सभी के लिए, तो ध्यान देंगे इधर। ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है दोस्तों। देखने में हमें Y आकृति नज़र आ रही है, जैसा अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं Y आकृति। तो ये Y आकृति की संरचना में बनी हुई और एमिनो अम्लों की, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड की चेन कहते हैं। तो यहाँ 2 चेन होती हैं दोस्तों भारी, और 2 चेन होती है हल्की। यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। प्रोटीन से बनी रक्त के सीरम में पाई जाती है। सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा कि जो एंटीबॉडी है वास्तव में कहाँ होती है। तो दोस्तों एंटीबॉडी हमारे रक्त के सीरम में होती है। कहाँ होती है? सीरम के अंदर होती है। प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? प्रोटीन से। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी जो है वो एमिनो अम्लों से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो कितनी चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं दोस्तों। 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं। इसमें 2 हैवी श्रृंखला होती है जिन्हें हम भारी श्रृंखला कहते हैं। 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें हम L चेन कहते हैं। तो 2H और 2L अर्थात 2 भारी श्रृंखला, 2 हैवी चेन और 2 हल्की चेन अर्थात लाइट चेन होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अणुभार की, उसके अनुसार अगर अपन देखें तो जो बड़ी या भारी चेन है वो 440 एमिनो एसिड से बनी है, जबकि हल्की जो चेन है दोस्तों वो 220 एमिनो अम्ल से बनी होती है। क्लियर? इन्हें हम L2H2 से भी जानते हैं। इन्हें हम L2H2 भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए L2 और H2 का मतलब क्या है, H2L2 का मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर H2 का अर्थात 2 हैवी और 2 हल्की चेन पाई जाती हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया H2L2। ओके, Y आकृति में दिखती है, जैसा अभी अपन ने देखा डायग्राम के अंदर Y आकृति की संरचना में ये दिखाई देती है। दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। जहाँ भी प्रोटीन से बनी यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो डाइसल्फाइड बंधों से बनी होती है। मोस्टली आप देखेंगे इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन के अंदर भी 2 सक्रिय पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, दोनों डाइसल्फाइड से बनी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। नीचे का भाग स्थिर और अपरिवर्तित होता है, जबकि ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों वो परिवर्तनशील होता है। आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक चेन में, देखो यहाँ से हम बात करें तो एक चेन ये है, ये बड़ी वाली चेन है। ओके, ये भारी चेन है इसलिए इसको हम L चेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बड़ी चेन इधर है, इसे हम दीर्घ श्रृंखला या
H चेन अर्थात हैवी चेन कहते हैं, जबकि दूसरी आप देख रहे हो ये छोटी श्रृंखला अर्थात लाइट चेन है, इसको हम लघु या L चेन भी कहते हैं। दोनों चेन देखो बीच में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो भाग है ये तो कहलाता है इसका दोस्तों परिवर्तनशील क्षेत्र होता है। ऊपरी भाग कैसा होता है? परिवर्तनशील, अर्थात ये वेरिएबल होता है, ये चेंजेबल होता है। जबकि नीचे वाला जो भाग होता है ये स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो जब ये एंटीबॉडी एंटीजन से बॉन्डिंग करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो बॉन्ड बनेगा वो एंजाइम एंटीबॉडी क्रिया पर आधारित है और ताले चाबी के सिद्धांत पर काम करेगा। जिस तरह से एक ताला चाबी के साथ जुड़ता है, ठीक उसी तरह से जो एंटीबॉडी होती हैं वो एंटीजन के लिए विशिष्ट होती हैं दोस्तों। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो कोरोना वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनाई गई थी वो उस कोरोना वायरस के लिए ही स्पेसिफिक थी, किसी अन्य बीमारी के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। ओके, अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि ऊपर वाला जो भाग है वो परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई बार एंटीजन जब यहाँ पर आते हैं तो ये एंटीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करते हैं। ओके, नीचे वाला जो भाग है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं सी का मतलब यहाँ होता है कि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ एमिनो अम्ल की चेन में जो है एमिनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो यहाँ छोटी और बड़ी दोनों चेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। दो बड़ी चेन है दोस्तों और दो लाइट यानी हल्की चेन है और दोनों परस्पर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। खास बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये हमने देखो ये एंटीजन है। क्या है दोस्तों? ये एंटीजन। तो एंटीजन जो होता है वो कहाँ से जुड़ेगा? ये ऊपर वाले भाग से जुड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो भाग बताया हमने पैराटॉप, ये वास्तव में प्रतिजन बंधक स्थल होता है, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये दोस्तों। यहाँ से एंटीजन इससे बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा तो ये जो स्थल आपको दिख रहे हैं, ये जो डिजाइन दिख रहे हैं जैसे ताले चाबी के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ एंटीबॉडी के अंदर कुछ विशेष साइट होती हैं। इन्हें हम प्रतिजन बाइंडिंग यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। इनको हम नाम देते हैं पैराटॉप। क्या नाम देते हैं दोस्तों? पैराटॉप। और इस पैराटॉप से एंटीजन का एपिटॉप, कौन सा भाग जुड़ेगा? एपिटॉप। ये देख रहे हैं आप, ये जो है किससे जाके बाइंड करेगा? यहाँ एंटीबॉडी के प्रतिजन बंधक स्थल से जाके दोस्तों बाइंड होगा। और इसी को हम कहते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है वो ताले और चाबी के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे सवाल करेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी किस पर आधारित है? ये रिएक्शन ताले चाबी के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं, जैसे एलिजा परीक्षण है, वो भी एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित होता है, जिससे हम HIV, टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट करते हैं। RT-PCR टेस्ट होता है दोस्तों कोरोना का, वो एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित होता है। तो यहाँ हमारी जो एंटीबॉडी है वो एक एंटीजन से यानी बॉन्ड करती है और उसको यानी उससे फाइट करती है। और यही हम कहते हैं कि प्रतिरक्षी जो है वो हमारे शरीर में एंटीजन को बांधकर उसको उसका भक्षण करती है, एक प्रकार से उसको नष्ट कर देती है। तो ये प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कुछ खास प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रतिरक्षी जो होती है इम्यूनोग्लोबिन, ये कई प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं लगभग 5 प्रकार की, WHO के अनुसार आप देख रहे हैं 5 प्रकार की क्या होती है? एंटीबॉडी होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन A जिसको हम अल्फा कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन D डेल्टा, इम्यूनोग्लोबिन E एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबिन M जिसको म्यू कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन G अर्थात गामा। तो इस तरह से 5 प्रकार की जो है इम्यूनोग्लोबिन्स
पाई जाती हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या पूछेगा। क्वेश्चन एक तो आपको ये याद रखना है कि एंटी इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो दोस्तों अल्फा वो कोलेस्ट्रम से प्राप्त होती है। शिशु को सवाल सीधा सीधा किया जाएगा, शिशु को प्लेसेंटा के द्वारा दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त होती है, गामा, IgA इम्यूनोग्लोबिन गामा। और कोलेस्ट्रॉम अर्थात नवदुध से बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी दोस्तों, इम्यूनोग्लोबिन ए मिलेगी। और जिनके अंदर ज़्यादा एलर्जी होती है अर्थात अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है हर चीज़ से। अपन कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ठंड से एलर्जी है, बहुत ज़्यादा परागकण या मिट्टी धूल से एलर्जी है दोस्तों, उनके शरीर में IgE सबसे ज़्यादा बनती है और इसी के कारण उनको एलर्जी क्रिएट होती है। तो ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स के प्रकार हैं दोस्तों। ये हमने स्ट्रक्चर की बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को लगातार बने रहिए। हम आगे लेकर आएंगे और भी वीडियोज़, तब तक के लिए धन्यवाद।